नमस्कार बच्चा लोग, आज हम बात करेंगे पेडी पार्ट 2 की। पहले पार्ट में हमने बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन एंड स्पीसीज वगैरह पढ़ी। आज हम पार्ट 2 देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। अगर हो जाता है तो मोस्टली पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे ना, तो अदरवाइज क्योंकि बहुत बड़ा ये पार्ट है पेडी का और इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, 100 ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, लगभग 100 क्वेश्चंस करीब बन जाते हैं। 40-50 तो मैंने नोट्स के अंदर जो वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डाले हैं वो आपको आज पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हो। तो लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास इसमें बनते हैं, तो इसमें हम कोई चीज़ छोड़ने नहीं चाहते। ठीक है, इसके बाद वीट एक लेक्चर में हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मेज है, सोरगम है, बाजरा है, बार्ले है, ये एक लेक्चर में हो जाएगा चारों। ठीक है, 1-1.5 घंटे का ऑन एन एवरेज लेक्चर बनेगा उसका, उसमें हो जाएगा। उसके बाद सीरियल जो जैसे पल्सेस क्रॉप पे एक साथ सारी आ जाएगी, ऑयलसीड क्रॉप एक साथ सारी आपकी हो जाएगी, फाइबर क्रॉप एक साथ सारी हो जाएगी। तो लगभग आने वाले 2 से 3 दिन में अपन क्रॉप खत्म करेंगे। उसके 2 दिन में आप ये समझ चलो इरिगेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हार्डली ये समझ लो 4 दिन, 3 से 4 दिन में एग्रोनॉमी खत्म हो जाएगा। जो आपने 10 दिन का टारगेट लिया था उसमें 7 से 10 दिन का, तो 10 दिन पूरे लगेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, क्योंकि आज 16 से शुरू किया था, आज 25 हो गई, 10 दिन हो गए हमको। 3 दिन हमने 3 से 4 दिन जनरल एग्रीकल्चर में लिया, लगभग 5 से 6 दिन हमको यहाँ हो गए। 2 से 3 दिन लगभग मान के चलो 3 से 4 दिन और लगेंगे। पेडी पार्ट 2 में हमें डिस्कस करना था यहाँ पर सोइल, जो भी हमारा पॉइंट होगा हमें सोइल डिस्कस करना था, सोइल मृदा के बारे में। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ी सी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है या करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है कैरियोप्सिस। क्या बताया था? कैरियोप्सिस जो है इसका फ्रूट टाइप होता है। फल प्रकार जो है, फ्रूट टाइप जो होता है राइस का क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। मैंने आपको ये बता दिया था यहाँ पर कि कैरियोप्सिस जो होता है वो 2 ही क्रॉप में होता है, सोरगम और पेडी में नहीं, वो गलत है। ये देखना, कैरियोप्सिस जो होता है जितनी भी ऑल सीरियल क्रॉप का जो फ्रूट टाइप होता है, ऑल सीरियल क्रॉप का जो फ्रूट टाइप होता है, फ्रूट टाइप वो क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। मैं जो बताने वाला था वो था इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस, इन्फ्लोरोसेंस मतलब जो इसका इन्फ्लोरेंस क्या था? पेनिकल। क्या था? पेनिकल। तो पेनिकल जो इन्फ्लोरेंस जो है सीरियल क्रॉप के अंदर 2 ही में है। एक तो ये राइस हो गया आपका, राइस का इन्फ्लोरेंस पेनिकल है, और एक सोरगम। सोरगम, इन 2 क्रॉप का जो है इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल है सीरियल क्रॉप के अंदर, ये मैं बताने वाला था। ठीक है, तो हालांकि नोट्स में तो सब चीज़ सही है, बोलने में मिस्टेक्स हो जाती है, तो ये आप ध्यान रखना यहाँ पर कि जो इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल होता है वो राइस का भी होता है और सोरगम का भी होता है। और जो कैरियोप्सिस है मतलब फ्रूट टाइप जो होता है, जितनी भी सीरियल क्रॉप है, अनाज वाली फसलें, सबका कैरियोप्सिस ही होता है। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो चेंज यहाँ पर होता है। ठीक है, किसी का स्पाइक टाइप का होता है, किसी का ईयर टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, बाकी फ्रूट टाइप जो है वो कैरियोप्सिस ही होता है। हम पढ़ रहे थे सोइल, तो सोइल टाइप की बात करें तो इसको पेडी को कौन सी सोइल चाहिए? तो इसको चाहिए क्ले। क्ले, या हम बोल सकते हैं क्ले लोम सोइल। क्ले आर जो है क्ले लोम सोइल इसको चाहिए। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्ले बोल सकते हैं, या क्ले दोमट, या क्ले लोम। क्ले लोम सोइल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी ये लिखूंगा, अगर लोम को लिखना चाहो तो दोमट मिट्टी बोल सकते हैं, दोमट। ठीक है, क्ले दोमट मिट्टी इसको बोलते हैं। अब जो पेडी के लिए जो सोइल चाहिए ना बच्चा, वो स्लाइटली एसिडिक चाहिए। मैंने आपको जनरल एग्रीकल्चर में पीएच पढ़ा दी है। हमने पता है कि इसको जो पीएच चाहिए वो कितना चाहिए? पीएच चाहिए इसको 4 से 6, या फिर हम बोल सकते हैं 5.5 से 6.5 इसको पीएच चाहिए। मतलब इसकी जो सोइल कैसी होनी चाहिए? स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्लाइटली एसिडिक सोइल होनी चाहिए। ठीक है, अम्लीय चाहिए, अम्ली सोइल इसकी चाहिए। स्लाइटली मतलब थोड़ी सी अम्ली, ज़्यादा अम्ली नहीं, थोड़ी सी अम्ली। पीएच लगभग देखो 5.5 से 6.5 के आसपास है, ये इसका हमें पीएच चाहिए। ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे रूट सिस्टम। राइस के अंदर जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है? जड़ तंत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, जड़ तंत्र जो होता है वो किस तरीके का होता है ये हमें देखना है। चलो, जो राइस का जो मैं पूरा इसमें एक डायग्राम बना देता हूँ, इसी से हमारा तीनों पॉइंट कवर होंगे, रूट का भी, लीफ का भी और स्टेम का भी। ठीक है, अगर मैं इसकी रूट की बात करूँ, इसका जो रूट सिस्टम, ये मेन रूट्स जो निकलती कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लो ये मेन रूट्स है इसकी। ठीक, अब ये जो मेन रूट्स हैं इसको बोला जाता है सेमिनल रूट। क्या बोलेंगे? सेमिनल रूट्स इसको बोलते हैं। ठीक, अब इन सेमिनल रूट से और रूट्स निकलती है, इन सेमिनल रूट से और रूट्स निकलती है। ठीक है, जैसे मान लो ये सेमिनल, इससे और रूट, इस तरीके से और रूट्स निकलती है ये। ठीक, ये इस तरीके से इससे और रूट्स निकलती है।
तो इन रूट्स को क्या बोला जाता है बच्चा? इन रूट्स को बोला जाता है लेटरल रूट्स, मतलब पार्श्व जड़ें इसको बोलते हैं। देन फिर जैसे ही सीड इमर्जेंस होता है, क्या होता है? सीड का इमर्जेंस होता है। ये सीड जब जर्मिनेट होना शुरू करता है, इमर्जेंट होता है। देखो होता क्या है, ये हमने क्या बोला, ये मान लो ये राइस का क्या है? सीड है, ठीक। इस सीड में दो कंडीशन होती है, एक होता है रेडिकल, ये नीचे यहाँ से रेडिकल, इसको बोलते हैं रेडिकल, ठीक। और यहाँ से जो निकलता है ये, इसको बोलते हैं प्लूमुल, ठीक है, प्लूमुल। तो प्लूमुल से निकलती है शूट, ठीक है, और रेडिकल से निकलती है रूट, ठीक। ये सीड टेक में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ से जो प्लूमुल या जो सीड से रेडिकल से क्या निकली? रूट। जो रेडिकल से रूट निकलती है, ये रूट जो निकली मेन रूट, ये रेडिकल से निकली, इसको सेमिनल रूट बोलते हैं। और इसी रूट से जब और रूट्स निकलती है उसी रूट से, तो उसको लेटरल रूट्स बोलते हैं। अब जैसे ही क्या होता है, यहाँ पर इमरजेंस होना शुरू हो जाता है, सीडलिंग का इमरजेंस शुरू होता है, तो यहाँ से पार से जो है छोटी छोटी और रूट्स निकलती है इसी। इन रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिजियस रूट, मतलब अपस्थानिक जड़ें। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें इनको बोला जाता है, ठीक है। ये तीन तरीके का रूट सिस्टम होता है किसके अंदर? राइस के अंदर। ये तो रूट सिस्टम हो गया। स्टेम की अगर बात करें, इसमें स्टेम तना की, तो तना किससे बना होता है? तो तना नोड्स और इंटरनोड से बना होता है। याद रखना किससे बना होता है? एक तो इसमें नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स नहीं, नोड, ठीक है। क्या होते हैं? नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होते हैं, ठीक है। नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होते हैं, गांठ इसको बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो नोड्स और इंटर नोड्स से मिलकर बना होता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये आपका क्या है? स्टेम है इसका। ये अगर आपका स्टेम है, तो स्टेम में क्या होती है? ये बेसल नोड हो गई, फिर ये नोड, फिर ये नोड, इस तरह के क्या होती है? ये होती है नोड्स, ठीक है। ये तो हो गई नोड्स, और इनके बीच में जो ये गैप होता है, इन्हीं को बोलते हैं इंटरनोड्स, ठीक है। और ये क्या होता है? होलो होता है, खोखला होता है, खोखला स्टेम होता है, ठीक है। क्या होता है? खोखला होता है, ठीक। इन्हीं से बना होता है क्या? स्टेम। अब इस स्टेम में जो बेसल नोड होता है, ये सबसे नीचे वाली नोड्स, इससे एक अलग से स्टेम निकलता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं, अलग से एक तना निकल जाता है, सेपरेट तना। इसको हम क्या बोल देते हैं? जो अलग से तना निकल जाता है, अलग से एक सेपरेट निकलता है, इसको हम बोल देते हैं टिलर। टिलर मतलब कल्ले निकलते हैं, ठीक है, कल्ले इसको बोलते हैं, टिलर्स निकल जाते हैं। इस अलग से अगर बेसल नोड से, सबसे नीचे वाली जो नोड है, उससे अगर मान लो एक अलग से स्टेम निकला है, तो उसको हम टिलर बोलते हैं, ठीक। और हर नोड और इंटर नोड से, याद रखना, हर नोड और इंटर नोड से क्या निकलती है? लीव्स और बड्स यहाँ से निकलती है, ये, ठीक है। लीव्स और बड यहाँ पर निकलती है। अब तने के अलावा बात आती है लीफ की, है ना। मैं इस तरफ लीफ की बात कर लेता हूँ। और लीफ में भी कौन सी? फ्लैग लीफ की बात करता हूँ, झंडा पत्ती, ठीक है, झंडा पत्ती की बात करता हूँ। तो झंडा पत्ती क्या होती है? ये हमारा मान लो यहाँ पर क्या है? ये पेनिकल है, ठीक है। ये जो है इसका इस तरीके का जो है पेनिकल है, ठीक है। राइस का जो है ये है पेनिकल, ठीक है, इसका जो पेनिकल है। अब पेनिकल के जस्ट नीचे जो पत्ती निकलती है, ये वाली, ये, ठीक है। पेनिकल के जस्ट नीचे की जो लीफ होती है, इसको बोलते हैं झंडा पत्ती। याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? ये जो लीफ होती है, ये होती है फ्लैग लीफ। पेनिकल के जस्ट नीचे से जो निकलती है, पेनिकल के जस्ट नीचे जो नोड होती है, उससे जो पत्ती निकलती है, उसको झंडा पत्ती बोलते हैं। और इसका जो मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है इसका मेन काम है, मतलब प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण जो है इसका मेन काम है। और ये पूरे प्रकाश संश्लेषण, ये प्लांट अगर पूरा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, इसका 56% प्रकाश संश्लेषण अकेली ये झंडा पत्ती करती है। कितना? 56%। कितना? लगभग 56% जो है फोटोसिंथेसिस कौन करती है? ये झंडा पत्ती करती है। मतलब जो ग्रेन का डेवलपमेंट है, दाने का जो विकास है, वो किसकी वजह से होता है? इस झंडा पत्ती की वजह से होता है। मेन जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण है, वो बनता है। मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में जो है क्या बनाना? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जो मेन प्रकाश संश्लेषण होता है, वो इस झंडा पत्ती में ही होता है। क्लियर है? यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियरली दिख रही है? हाँ, ठीक है, क्लियर है। तो रूट सिस्टम समझ लिया, तना समझ लिया, फ्लैग लीफ सिस्टम हमने यहाँ पर समझ लिया।
सोइल तक का हमारा पार्ट हो गया था। अब टाइप ऑफ कल्टीवेशन की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, इसमें जो है प्रकार, मतलब खेती के प्रकार कौन कौन से हैं ये हमें यहाँ पर देखना है। ऐसा बोल सकते हैं कि राइस में भी क्या होता है, खेती के प्रकार अलग अलग होते हैं। दो तरीके की यहाँ पर जो है फार्मिंग की जाती है, उसको हम देख लेते हैं। एक होता है यहाँ पर लो लैंड कल्टीवेशन और एक होता है अपलैंड कल्टीवेशन। क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे लो लैंड राइस या लो लैंड कल्टीवेशन, ठीक। एक होता है अपलैंड कल्टीवेशन। इसको इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। हिंदी टर्म्स यही आपका देखने को मिलेगा, निम्न भूमि और उच्च भूमि ऐसा लिखा था। लो भूमि खेती और उच्च भूमि खेती इसको आप बोल सकते हो। तो लो लैंड, अब ये जो टाइप ऑफ कल्टीवेशन ये किस आधार पर है, याद रखना। ये जो टाइप ऑफ कल्टीवेशन है ये है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। पानी की उपलब्धता पर आधारित, ठीक है। कि पानी अगर आपके पास उपलब्ध है, आपके पास पर्याप्त पानी है तो आप लोलैंड कल्टीवेशन करो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो अपलैंड कल्टीवेशन में आप राइस लगा सकते हो। तो लोलैंड कल्टीवेशन का मतलब होता है जब आपके पास क्या हो, सफिशिएंट वाटर हो। क्या हो आपके पास क्या हो, सफिशिएंट वाटर हो। सफिशिएंट वाटर आपके पास अगर अवेलेबल है, पर्याप्त पानी आपके पास है, तो आप क्या करो, लोलैंड कल्टीवेशन करो। पर्याप्त पानी है तो आप लोलैंड कल्टीवेशन करो। इसका फायदा क्या है, लोलैंड कल्टीवेशन में अक्सर हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग मेथड, मतलब सोइंग मेथड कौन सी यूज करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग यूज करते हैं, रोपण विधि यूज करते हैं, ठीक है। रोपण विधि हम यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन यही है। सबसे ज्यादा जो लोलैंड कल्टीवेशन में हमेशा हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड यूज करते हैं, हमेशा नर्सरी लगाते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या है, लेस कॉम्पिटिशन या लेस वीड प्रॉब्लम। इस तरह की लो लैंड कंडीशन में यहाँ पर खरपतवारों की समस्या कम रहती है, ठीक है। खरपतवार की कम समस्या, ठीक है। तो खरपतवारों की जो समस्या है बिल्कुल यहाँ पर कम होती है, ठीक। ये एक फायदा है, ठीक। यहाँ पर बात करें अपलैंड वाले में, अपलैंड में होता क्या है, यहाँ पर जो है अगर आपके पास पानी की क्या हो, कमी हो, स्केयर कंडीशन आप बोल सकते हो। स्केयर कंडीशन का क्या मतलब है, सीमित साधन या सीमित जल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, या पानी की कमी आप बोल सकते हो। क्या बोलोगे सीधे, पानी की कमी। अगर आपके पास क्या है, पानी की कमी है, ठीक है, पानी की कमी है, तो आप यहाँ क्या करो, डायरेक्ट सीडेड करो, सीधी बुआई कर दो। क्या करो, डायरेक्ट सीडेड मेथड यूज करो, मतलब सीधी बुआई आप कर दो। क्या कर दो, सीधी बुआई यहाँ पर आप कर दो। लेकिन इसके नुकसान है, क्या नुकसान है यहाँ पर, इसके जो नुकसान क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वीड प्रॉब्लम्स। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, मेनली वीड प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। क्या होती है, खरपतवार की समस्या। अब मैंने यहाँ पे लिखा ही है तो यह लिखने की जरूरत नहीं है, मेनली वीड प्रॉब्लम, ठीक है। खरपतवार की समस्या रहती है। और कौन सा खरपतवार, तो यहाँ याद रखना इकाइनोक्लोवा जो कोलेना कोलेनम स्पीसीज जो है, जिसको हम जंगली धान बोलते हैं, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा मिलती है अपलैंड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम पडलिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर जो है वीट की समस्या इतनी नहीं रहती है। बट अपलैंड राइस में, अपलैंड कंडीशन में यहाँ पर आप क्या करते हो, डायरेक्ट सीडिंग करते हो, उसके बाद पानी देते हो, तो यहाँ पर जो है वीट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कल्टीवेशन की बात हमने यहाँ की। टाइप ऑफ कल्टीवेशन के बाद अगर मैं बात करूँ तो आप बात करो सीड रेट की। सीड रेट क्या यूज करोगे, बीज की दर आप क्या लोगे इसके अंदर, ठीक है। बीज दर कितना आप रखोगे राइस के लिए। तो कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर मान लो ट्रांसप्लांटिंग मेथड आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, ट्रांसप्लांटिंग मेथड, मतलब रोपण विधि आप यूज कर रहे हो, ठीक है। रोपणी लगा रहे हो, नर्सरी लगा रहे हो, तो सीड रेट आपका क्या लगेगा। दूसरा, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब छिड़काव मेथड यूज कर रहे हो, छिड़काव मेथड अगर आप यूज कर रहे हो तो कितनी सीड लगेगी। तीसरा, अगर आप सीड ड्रिल या ड्रिलिंग मेथड यूज कर रहे हो, सीड ड्रिल बोलो या ड्रिलिंग बोलो, तो उसमें आपका क्या सीड लगेगा सीड ड्रिल मेथड में। फिर हाइब्रिड अगर आप राइस यूज कर रहे हो,
हाइब्रिड राइस यूज़ कर रहे हो, संकर किस्म यूज़ कर रहे हो, तो आपकी सीड रेट क्या होगी। फिर अगर आप बासमती राइस लगा रहे हो, ठीक है, बासमती राइस लगा रहे हो तो उसके लिए सीड रेट क्या होगी। ठीक, बासमती के अलावा फिर नंबर 6, अगर आप SRI मेथड यूज़ कर रहे हो, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेटर, जिसको हिंदी में श्री मेथड बोलते हैं, उसके लिए सीड रेट क्या होगी। और डेपोक मेथड में क्या सीड रेट होगी। ठीक है, डेपोक मेथड में क्या सीड रेट होगी। ये सीड रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, देखो ट्रांसप्लांटिंग अगर आप कर रहे हो तो 2 कंडीशंस बनती है। ठीक, 2 कंडीशन। अगर मान लो सीड क्या है, स्मॉल है, स्मॉल सीड है, छोटा बीज है, और एक हो जाता है बोल्ड सीड। बोल्ड सीड मतलब बड़ा दाना है। ठीक है, चावल में अलग अलग वेराइटीज़ में आपको मिलेगा, छोटे छोटे दाने वाले चावल भी होते हैं, बड़े दाने वाले भी होते हैं। स्मॉल सीड है तो सीड रेट आपकी लगेगी लगभग 30 से 35 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, और बड़े सीड है तो आपको लगभग 40 से 45 kg पर हेक्टेयर आपकी सीड रेट लगेगी। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग की बात करो तो 100 kg पर हेक्टेयर आपकी सीड रेट लगनी है, 100 kg पर हेक्टेयर। सीड्रिल यूज़ कर रहे हो तो 60 kg पर हेक्टेयर आपकी लगेगी। हाइब्रिड यूज़ कर रहे हो तो 15 kg पर हेक्टेयर आपकी लगनी है। बासमती यूज़ कर रहे हो तो 20 kg पर हेक्टेयर आपकी सीड रेट लगेगी। SRI मेथड यूज़ कर रहे हो तो 5 से 6 kg पर हेक्टेयर लगना है। डेपोक मेथड यूज़ कर रहे हो तो 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, kg पर मीटर स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये अपनी सीड रेट हो गई। ठीक है, मीटर स्क्वायर है, इसको ध्यान में रखना। अब सीड रेट तो हो गई है, सीड रेट अपन ने ले ली, तो अब सीड का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। सीड ट्रीटमेंट मतलब बीज उपचार, बीज उपचार के लिए आप क्या करोगे। बीज उपचार के लिए राइस के अंदर यूज किया जाता है कार्बेंडाजिम। क्या यूज करते हैं, कार्बेंडाजिम, जिसको हम बाविस्टिन बोलते हैं। बाविस्टिन, इसकी स्पेलिंग वगैरह देख लेना बच्चा, है ना, अलग अलग ये टर्म्स क्या है। कार्बेंडाजिम, बाविस्टिन लगभग 2.5 ग्राम हम यूज करते हैं पर kg ऑफ सीड। 1 kg सीड में लगभग 1 किलो बीज में 2.5 ग्राम इसका यूज किया जाता है। कार्बेंडाजिम के साथ मेनकोजेब भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम ट्रांसप्लांटिंग की। या ट्रांसप्लांटिंग हमने देखा ना, ट्रांसप्लांटिंग अब क्या करते हैं, अब आपका हो जाएगा नर्सरी मैनेजमेंट या सोइंग टाइम देख लो पहले। अब सीड ट्रीटमेंट कर लिया तो सोइंग टाइम कर लो। ठीक है, सोइंग टाइम मतलब बुआई समय। बुआई समय, क्या समय है ट्रांसप्लांटिंग का या बुआई का। तो यहाँ पर सोइंग टाइम अगर बात करें तो 3 तरीके की यहाँ पर अपन प्लांटिंग करते हैं। ठीक है, 3 तरीके की यहाँ पर हम प्लांटिंग यहाँ पर करते हैं। इसके अंदर समझो 3 तरह की जो प्लांटिंग हमारी होती है, उसमें अगर मैं बात करूँ आपका, तो ये हो जाएगा आपकी कंडीशंस। ठीक है, इसमें आपको, ठीक है, थोड़ी बहुत टेढ़ी वो देख लेना, ये सही है। ठीक, ये हो जाएगा। अरे यार कहाँ जा रहा भैया, चलिए ठीक है। तो ये कंडीशंस रहेगी अपनी 3 प्रकार। अरे भैया कहाँ जा रहा है यार, चलिए बिल्कुल 180 डिग्री। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस अपनी यहाँ पर है। चलिए सबसे पहले बात कर देता हूँ यहाँ पर जो है सीज़न, ये आपका सीज़न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका सोइंग टाइम, बुआई समय। ठीक, यहाँ आ जाएगा आप हार्वेस्टिंग टाइम मतलब कटाई का समय, और एरिया कितना कवर कर रहा है, एरिया इन परसेंटेज में। ठीक, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, सबसे पहले हमारा होता है क्या, जिसको हम अस बोलते हैं, अटमन बोलते हैं, और प्री खरीफ बोलते हैं, प्री खरीफ। ठीक है, अस अमन और अस अटमन और प्री खरीफ, याद रखना क्या बोला हमने, अस अटमन और प्री खरीफ, अस अटमन और प्री खरीफ, प्री
खरीफ, ठीक है, असटमन और प्री खरीफ। इसकी सोइंग टाइम जो होता है, प्री खरीफ बोला मैंने, खरीफ का सीजन कब शुरू होता है? जून जुलाई से। प्री खरीफ मतलब यहाँ हो जाएगा मई और जून, ठीक। हार्वेस्टिंग टाइम क्या होगा इसका? सितंबर से अक्टूबर। अब मुझे बताओ यहाँ पर प्री खरीफ तो समझ में आता है कि मई जून सोइंग टाइम के हिसाब से इसका प्री खरीफ है। इसको अस और अटमन, अटमन क्यों बोला है? अस और अटमन क्यों बोला है? अस और अटमन इसलिए बोला है इसके हार्वेस्टिंग टाइम के बेसिस पर, याद रखना, ठीक है। अस, इसको हार्वेस्टिंग टाइम के बेसिस पे, हार्वेस्टिंग टाइम के बेसिस पर इसको अस और अटमन यहाँ पर बोला गया है, ये याद रखना। क्लियर है? अस और अटमन जो है इसको इसके हार्वेस्टिंग टाइम के आधार पर बोला गया है। एरिया कितना कवर करता है? एरिया ये कवर करता है 7% भारत के अंदर। क्लियर? दूसरा मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे अमन, अगहनी और विंटर। विंटर, ठीक है, विंटर या इसको रबी भी बोल देते हैं, ठीक है। अमन, अगहनी और रबी बोल देते हैं, ठीक। विंटर क्यों बोला, रबी क्यों बोला, ये भी बताऊंगा। यहाँ पर इसकी जो सोइंग होती है ये अक्टूबर नवंबर में इसकी सोइंग होती है, ठीक। हार्वेस्टिंग कब करते हैं इसकी? हार्वेस्टिंग करते हैं इसकी, सॉरी गलत कर दिया, सोइंग कम करेंगे इसकी। विंटर बोला है, अगन बोला, अमन बोला, या इसको हम खरीफ भी बोलते हैं, एक और लिख लेना, इसको खरीफ भी बोलते हैं, खरीफ। तो सोइंग टाइम के हिसाब से खरीफ मतलब जून जुलाई, जून जुलाई में तो इसकी हो गई सोइंग, उसके हिसाब से इसको खरीफ बोल दिया, अमन बोल दिया, अगनी बोल दिया। हार्वेस्टिंग इसका होगा अक्टूबर नवंबर में। अब अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग के बेसिस पर इसको बोला जाता है विंटर या रबी। विंटर या रबी हार्वेस्टिंग के बेसिस बोला जाता है। देखो आप यहाँ पे सोइंग जून जुलाई में कर रहे हो तो खरीफ बोल दिया, लेकिन हार्वेस्टिंग किस टाइम पे कर रहे हो? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर विंटर का सीजन होता है, रबी का सीजन होता है, तो इसको ये बोला गया। और सबसे ज़्यादा 84% एरिया ये कवर करता है। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करते हैं बोरो। बोरो बोला जाता है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, ठीक। ठीक है, बोरो बोला जाता है वेस्ट बंगाल में। और डलुआ, डलुआ बोला जाता है उड़ीसा में, ठीक है। इसको समर भी बोला जाता है, समर राइस भी बोला जाता है और स्प्रिंग भी बोला जाता है, वो हार्वेस्टिंग के बेसिस पे। अब इसकी जो सोइंग होगी वो नवंबर दिसंबर में इसकी सोइंग होगी और मार्च अप्रैल में इसकी क्या होती है? हार्वेस्टिंग होती है। तो हार्वेस्टिंग के बेसिस पर इसको समर बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। और इसका एरिया लगभग 9% के आसपास आपको मिल जाएगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये हो गया हमारा सोइंग टाइम अलग अलग के लिए। राइस वैसे देखा जाए तो खरीफ सीजन की क्रॉप है, याद रखना। मेन इसका जो सीजन है वो खरीफ है, लेकिन ये तीनों सीजन में हो जाती है। अगर पानी की अवेलेबिलिटी हो तो तीनों सीजन में इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हमारा बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिंग, ट्रांसप्लांटिंग, नर्सरी सोइंग। अब बात करते हैं नर्सरी मैनेजमेंट की, या नर्सरी की बात करते हैं। ठीक, नर्सरी। इसके लिए फिर से टेबल बनाएंगे। चलिए ये तो हो जाएगी आपकी नर्सरी मेथड। नर्सरी मेथड में इसमें आ जाएगी सीड रेट, देन सीड रेट के बाद 1 हेक्टेयर एरिया, ठीक, ये हो जाएगा अपना। चलिए 180, 1 2 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टाइप या मेथड आप बोल सकते हो। यहाँ लिखो ठीक है, यहाँ लिखो मेथड, कौन सी मेथड यूज कर रहे हो। उसकी आ जाएगी सीड रेट, क्या लेंगे, फिर एरिया फॉर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए कितना एरिया लगेगा नर्सरी का, और रिमार्क, ठीक है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, या ट्रांसप्लांटिंग टाइम आप लिख सकते हो। रिमार्क्स मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रांसप्लांटिंग टाइम, ट्रांसप्लांटिंग टाइम, रोपण का समय, ठीक है, कितने समय में आप इसको फील्ड के अंदर रोपित करोगे। देखो मेथड की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डेपोक, डेपोक मेथड। डेपोक मेथड में सीड रेट हमने बोला दिया 1.5 से लेके 3 kg पर मीटर स्क्वायर, याद रखना 3 kg पर मीटर स्क्वायर है। अब 3 kg मीटर स्क्वायर है तो इसके लिए 1 हेक्टेयर में कितना एरिया आपको लगेगा, इसलिए लगता है लगभग 40 से लेके
45 या 50 मीटर स्क्वायर एरिया। क्यों इतना लगता है? आप नेमरा सुंडा में देखोगे तो नेमरा सुंडा में आपको 25 से 30 मिलेगा, 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ऑप्शन आपको जो दिखे वो करना, लेकिन मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना वो छिद्दा सिंह के अकॉर्डिंग है और उसमें रेशियो भी दिया हुआ है। इसमें जो रेशियो यूज़ करते हैं 1:200 या 1:250 मीटर का जो है रेशियो यूज़ करते हैं। अब मैं इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक, इसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताता हूँ। मान लो 1 हेक्टेयर एरिया हमारा क्या है 10,000 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं 1:200, मतलब मैं यहाँ 200 लेता हूँ, क्रॉस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 50 मीटर स्क्वायर, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे मैं 10,000 हेक्टेयर लेता हूँ और नीचे 250 यूज़ कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे 40, तो लगभग 40 से 50, ये लिखा मैंने 40 से 45 मीटर स्क्वायर एरिया इसका लगेगा, ठीक है। रेशियो भी मैंने लिख दिया है। ट्रांसप्लांटिंग टाइम की बात करो तो ये लगभग 11 से लेकर 14 दिन में तैयार हो जाती है, 11 से 14 दिन में। और इसको तैयार कैसे करते हैं याद रखना, विदाउट सॉइल, विदाउट सॉइल ये तैयार होता है, विदाउट सॉइल, बिना सॉइल के। कहाँ पर? तो पोट्रे में, पोट्रे बोल सकते हो या कंक्रीट पे, कंक्रीट पे मतलब जो सीमेंट कंक्रीट का जो फर्श होता है हमारा वहाँ पर है पोट्रे, जो हॉर्टिकल्चर में ट्रे यूज़ करते हैं ना, बीज वगैरह इसमें कोकोनट का जो रहता है वो भूसा वगैरह उससे उगाते हैं, तो पोट्रे या कंक्रीट पर इसको ग्रो करते हैं बिना सॉइल के। दूसरा हमारा है SRI मेथड, जिसको अपन श्री मेथड बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। मतलब क्या है इसका? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रखते हैं क्रॉप के ऊपर, मतलब क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ होना चाहिए राइस की फील्ड में। लेकिन SRI मेथड में ऐसा नहीं है। SRI मेथड में पानी कब दिया जाता है? जब सोइल में क्रैक्स आ जाते हैं, जब दरारें पड़ने लगती है तब पानी दिया जाता है। इसमें स्टैंडिंग वाटर नहीं रखा जाता है। ये जो मेथड है ना, ये वाटर सेविंग मेथड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। मतलब इसी तरीके से इसमें क्या होते हैं, इसमें जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इसमें नर्सरी में इसमें लगाते हैं 5 से 6 केजी सीड। एक तो सीड इसका कम लग रहा है 5 से 6 केजी, दूसरा इसमें वाटर की सेविंग हो रही है। कैसे हो रही है वाटर की सेविंग? क्योंकि जब क्रैक्स आते हैं तभी इसमें पानी दिया जाता है, पानी भरकर रखना जरूरी नहीं है। इसमें जो सीड रेट है कितनी, 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर में है। इसमें नर्सरी एरिया लगता है 100 मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर रेशियो क्या होता है 1:100 का रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो याद रखना, यहाँ पर जो रेशियो होता है 1:100 का, 1:100 का यहाँ पर रेशियो होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 12 दिन में तैयार हो जाती है, 12 डेज में। यहाँ पर एक थोड़ी सी इसकी स्पेशलिटी क्या लिख दोगे, ये कहाँ की मेथड है, मेडागास्कर की। कहाँ की मेथड है, मेडागास्कर की, ठीक है। कब? 1983 में डेवलप की गई थी, किसके द्वारा? हेनरी के द्वारा, हेनरी नामक साइंटिस्ट के द्वारा। और ये जो मेथड है डेपोक, ये फिलीपींस की है। कहाँ की है? फिलीपींस की ये मेथड है, ठीक है, फिलीपींस की। चलिए यहाँ मैं बात करूँ फिर वेट नर्सरी। इसमें लगभग लगता है हमें 40 से 45 या 45 से 50 केजी सीट, 45 से 50, 40 से 50 या 45 से 50 केजी सीट। इसमें नर्सरी एरिया लगता है 1000 मीटर स्क्वायर, रेशियो हो जाएगा 1:10 का रेशियो। ये लगभग 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, या 20 से 25 भी देखने को मिल जाएगा। अलग अलग बुक में अलग अलग बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको याद रखना है 20 से 25 या 25 से 30 का रेंज इसमें रहता है, ठीक है। ये 3 मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस की। चलो ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो होगा हमारा ये नर्सरी मैनेजमेंट। नर्सरी मैनेजमेंट के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी कर ली, अब बात करते हैं स्पेसिंग की। स्पेसिंग क्या रखेंगे, ठीक है, फसल अंतरण जिसको बोलते हैं हम, फसल अंतरण जिसको हम बोलते हैं, वो क्या यहाँ पर रखने वाले हैं। देखो 3 कंडीशन है। पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। रो टू रो मतलब कतार से कतार, कतार से कतार की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी। दूसरी प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी, ठीक है। ये दोनों चीज़ होती है, ये दोनों चीज़ रखते हैं। तो नॉर्मली कितने रखते हैं इसमें, 20 सेंटीमीटर और 10 से 15 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन SRI में, SRI मेथड्स में जो है रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की जो दूरी रखते हैं वो 25 × 25 रखी जाती है, 25 × 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। किसमें? SRI मेथड के अंदर। डेप्थ कितनी रखते हैं, सोइंग डेप्थ, या गहराई कितनी रखते हैं, गहराई कितनी रखते हैं, याद रखना गहराई इसमें रखते हैं 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। गहराई कितनी रखते हैं, 4 सेंटीमीटर। और मैकेनिकल प्लांटर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो मैकेनिकल प्लांटर होता है, मतलब मशीन के थ्रू जब हम इसमें डेप्थ जो मेंटेन रखते हैं 4 सेंटीमीटर की, वो मैकेनिकल प्लांटर के थ्रू इजीली मेंटेन रखी जा सकती है।
तो ये बात हो गई स्पेसिंग की बच्चा। स्पेसिंग के बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। क्या बात करते हैं? फर्टिलाइजर, उर्वरक की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर जो है राइस के अंदर कितना लगता है, तो जनरली फर्टिलाइजर की बात आती है तो हम मेजर बात करते हैं एनपीके की, एनपी और के की बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो यहाँ याद रखना, यहाँ एनपीके लगता है 120, 60 और 40। जनरली कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन की जो है हम देते हैं हाफ डोज, मतलब आधी मात्रा नाइट्रोजन की दी जाती है। कितनी? आधी मात्रा नाइट्रोजन की, मतलब 50%। आधी मात्रा मतलब 50% नाइट्रोजन यहाँ पर देते हैं। ये इसका फुल डोज देते हैं और इसका भी फुल डोज देते हैं। ठीक है, कब, किस कंडीशन में? बेसल कंडीशन में, याद रखना। बेसल डोज में मतलब बेसल डोज मतलब सोइंग के समय, बुआई के समय, एट द टाइम ऑफ सोइंग के समय। बेसल डोज मतलब सोइंग के समय। तो सोइंग के समय हम आधी मात्रा देते हैं नाइट्रोजन की, पूरी मात्रा फास्फोरस की और पूरी मात्रा पोटास की यहाँ पर हम देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? नाइट्रोजन देखो, धान में स्पेशली जो है नाइट्रोजन हम जो देते हैं वो 3 स्प्लिट में देते हैं। 3 स्प्लिट में शुरू बेसल डोज में देते हैं हम 50%, फिर हम देते हैं टॉप ड्रेसिंग में 25% जो बचा उसका, और फिर टॉप ड्रेसिंग में देते हैं 25%। ठीक है, तो मैंने बोला आधी मात्रा हमने दे दी यहाँ पर। अब जो 50% नाइट्रोजन बची है उसको फिर हम देते हैं 25% और 25%। एक 25% जो देते हैं हम, वो देते हैं 20 से 25 दिन के बाद, सोइंग के, डे आफ्टर सोइंग। और ये 25% देते हैं 50 से 60 दिन के बाद, डे आफ्टर सोइंग के 50 से 60 दिन के बाद। 3 स्प्लिट में, 3 डोज में जो है नाइट्रोजन को देते हैं। और ये 50% जो देते हैं हम कैसे देते हैं? टॉप ड्रेसिंग में इसको देते हैं। टॉप ड्रेसिंग का क्या मतलब? खड़ी फसल में। ठीक है, खड़ी फसल में इसको दिया जाता है। ठीक है, खड़ी फसल में उर्वरक को देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है, और बेसल डोज मतलब बुआई के समय देना। तो ये नाइट्रोजन का डोज यहाँ पर होता है। अब नाइट्रोजन के डोज के साथ हम इसमें क्या देते हैं? जिंक भी देते हैं। क्या देते हैं? जिंक, ZnSO4 भी देते हैं। ZnSO4 जिंक सल्फेट क्यों देते हैं? क्या बोलते हैं इसको? जिंक सल्फेट क्यों देते हैं? जिंक सल्फेट क्यों देते हैं भैया? हमने पढ़ा है कि जिंक की कमी से क्या होता है? खेरा रोग। क्या हो जाता है? खेरा रोग होता है ना। जिंक की कमी से क्या होता है? खेरा रोग होता है, इसकी कमी से खेरा रोग। तो इसकी कमी ना हो इसके लिए हम जिंक सल्फेट देते हैं, और वो भी कितना देते हैं? 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से लास्ट पडलिंग में। कब देते हैं? लास्ट पडलिंग में। जब हमारी लास्ट पडलिंग हम करते हैं, जब लास्ट हम कीचड़ मचाते हैं, उसमें इसको दिया जाता है। 25 kg पर हेक्टेयर की दर से हम जिंक सल्फेट देते हैं, ताकि जिंक की कमी ना हो और खेरा रोग ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नाइट्रोजन 2 फॉर्म में, जब हम यहाँ देते हैं नाइट्रोजन 2 फॉर्म में होता है। एक होता है NO3 माइनस और एक होता है NH3। ठीक है, तो ये होता है नाइट्रेट फॉर्म, और ये होता है अमोनिया फॉर्म, दोनों देते हैं। तो याद रखना, हम जो है राइस के अंदर हमेशा जो देते हैं, राइस के अंदर हम जो देते हैं वो अमोनिया फॉर्म में देते हैं। कि किसमें? अमोनिया फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सबमर्ज कंडीशन होती है, पानी भरा हुआ रहता है। अगर हम नाइट्रेट फॉर्म में देंगे इसको, तो वो क्या होता है? नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन होता है। मतलब क्या होता है? ये वापस नाइट्राइट में बदलेगा और लीचिंग के थ्रू जो है इसका लॉस होता है। डीनाइट्रिफिकेशन से लॉस होता है, लीचिंग से होता है, वोलेटिलाइजेशन से होता है। देखो, नाइट्रेट फॉर्म में क्यों नहीं देते, अमोनिया में क्यों देते हैं? देखो, नाइट्रोजन का लॉस होता है, N2 लॉस। नाइट्रोजन का लॉस होगा कैसे? सबसे ज़्यादा लॉस होता है यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन से। कैसे होता है? डीनाइट्रिफिकेशन से लो होता है, मतलब विनत्रजनीकरण से इसका लॉस होता है। लगभग कितना? 60% के आसपास विनत्रजनीकरण से लॉस होता है। और इसके बाद जो होता है वो होता है लीचिंग से होता है। ठीक है, और इसके बाद जो होता है वोलेटिलाइजेशन की वजह से, मतलब वाष्पन की वजह से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में नाइट्रोजन की लॉस सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होती है, ये मैंने राइस के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, पेडी के अंदर ये जो कंडीशन है वो पेडी की है, नाइट्रोजन लॉस की। ठीक, अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की अगर बात करेंगे कि इंडिया में नाइट्रोजन लॉस की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है वोलेटिलाइजेशन से, फिर होता है डीनाइट्रिफिकेशन से, और फिर होता है आपका लीचिंग से। ठीक है, इस तरीके से सबसे ज़्यादा वोलेटिलाइजेशन की वजह से होता है इंडिया में 60%।
तो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब समझो। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे अमोनिया से क्या बनता है? NO2। तो यहाँ पर क्या काम करता है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया काम करता है। कौन सा? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास यहाँ पर बैक्टीरिया काम करता है। फिर इस नाइट्राइट से, ये क्या है? नाइट्राइट है, इससे बनेगा NO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? नाइट्रोबैक्टर। कौन सा? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया काम करता है। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया काम करता है। ठीक है, ये होता है नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन, है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब इसके अपोजिट जो प्रोसेस होती है वो होती है डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब क्या होगा कि ये जो NO3 है ये कन्वर्ट होगा किसमें? NO2 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया काम करता है उसको क्या बोलते हैं? सूडोमोनास। क्या बोलते हैं? सूडोमोनास और बेसिलस। ये दो बैक्टीरिया यहाँ पर काम करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन में। तो ये नाइट्राइट जो है, नाइट्रेट जो है वापस नाइट्राइट में बदल जाता है। तो मतलब कुल मिला के नाइट्रोजन का लॉस यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा 60% राइस के अंदर। ठीक है, इस वजह से हम इसको 3 स्प्लिट में देते हैं। अब नाइट्रोजन का लॉस होता है, इसलिए नाइट्रेट फॉर्म में ना देके हम किस में देते हैं? इसको अमोनिया फॉर्म में देते हैं। और जो बेस्ट फर्टिलाइजर है वो कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है राइस के लिए। राइस के लिए सबसे अच्छा सल्फेट माना जाता है। अब एक और कंडीशन समझो। राइस की जो फील्ड होती है इसमें जो है पानी भरा रहता है, सबमर्ज कंडीशन होती है। ठीक है, ये सबमर्ज कंडीशन होती है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, क्लियर है। और ये हमारा यहाँ पर प्लांट होता है अंदर। ठीक, ये यहाँ पे इस तरीके से प्लांट होता है सबमर्ज कंडीशन में। अब यहाँ पे 2 तरीके के जोन बनते हैं। ठीक है, 2 तरीके के जोन यहाँ पर बनते हैं। ये वाला जोन होता है, ये ऑक्सीडाइज जोन होता है, ऑक्सीडाइज जोन। और ये वाला जोन होता है रिड्यूस जोन। रिड्यूस जोन का मतलब क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन आपको ज़्यादा अवेलेबल मिलेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो यहाँ पर अगर मान लो आप नाइट्रेट फर्टिलाइजर दे रहे हैं, कौन सा? नाइट्रेट फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो उसको कहाँ देंगे हम? ऑक्सीडाइज जोन में देंगे। ठीक है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर को यहाँ देंगे और रिड्यूस जोन में देंगे हम अमोनिकल फर्टिलाइजर। अमोनिकल फर्टिलाइजर कहाँ देंगे? रिड्यूस जोन में देंगे, ताकि अगर मान लो हम यहाँ देते हैं तो लीचिंग होकर नीचे चला जाएगा नाइट्रेट फर्टिलाइजर। यहाँ पर हम रिड्यूस जोन में हमेशा अमोनियम फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि उसमें डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा। नाइट्रेट से नाइट्रेट बनता है और नाइट्रेट से वापस नाइट्रेट बन जाता है, ये कंडीशंस होती है। इसलिए हमेशा ये जो रिड्यूस ऑक्सीडाइज जोन होता है वो 10 mm तक होता है, 10 मिलीमीटर तक होता है। और इसके नीचे जो होता है रिड्यूस जोन होता है। समझ में आ गई बात? ठीक, ये सारी यहाँ पर कंडीशन है। सेमी एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं इसको। सबमर्ज कंडीशन में होता है राइस। इसकी पत्तियों में एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से इसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। अब ऑक्सीजन तो चाहिए प्लांट को जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो इसमें एरेनकाइमस टिश्यू होते हैं। किसमें? प्लांट की जो लीफ होती है, राइस की जो पत्तियाँ होती है, इसमें एरेनकाइमस टिश्यू होते हैं, वहाँ से ये क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें और समझी। अब इसमें फर्टिलाइजर समझा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की। बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। हालांकि फर्टिलाइजर वाला पार्ट हम सोइल साइंस में फिर से पढ़ेंगे, वहाँ आपको फिर से आ जाएगा कि राइस के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, किसके लिए कौन सा यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर में राइस के लिए बेस्ट है वो है एजोला। ठीक, एजोला और क्या है? BGA। एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। एजोला क्या होता है? ये एक तरीके का वाटर फर्न होता है, वाटर फर्न होता है। ठीक है, वाटर फर्न होता है और इसी की पत्तियों पर BGA फैला रहता है। ठीक है, एजोला और BGA। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें बायो फर्टिलाइजर है वो एजोला है। और ये कितना परसेंट जो है बायो फर्टिलाइजर, एजोला और ये BGA मिलकर कितना परसेंट? लगभग 25 से 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। याद रखना, 25 से 30 kg नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं ये राइस के लिए। इसमें एजिडोबैक्टर का भी यूज़ किया जाता है जो नॉन सिम्बायोटिक है। ठीक, क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर मैं बायो फर्टिलाइजर हो गया। बायो फर्टिलाइजर में और कोई चीज़ है नहीं है। बायो फर्टिलाइजर में आपको एजोला BGA मिल जाएगा। वाटर फंड 25 से 30 kg ये नाइट्रोजन पर हेक्टेयर यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझो, किसमें? फर्टिलाइजर में। कहाँ गया अपना फर्टिलाइजर? ठीक, फर्टिलाइजर यूज़ इफिशियंसी। ठीक है, पेडी की, मैं पेडी की बात करता हूँ। पेडी की जो है फर्टिलाइजर यूज़ इफिशियंसी कितनी है? ठीक है, मतलब उर्वरक उपयोग क्षमता, उर्वरक उपयोग क्षमता ये कितनी है राइस की, पेडी की? तो नाइट्रोजन है ना, तो
नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी बोलूँ या फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी, फर्टिलाइजर में भी कौन सा, नाइट्रोजन यूज, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, ठीक है, नाइट्रोजन की, ठीक है। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नत्रजन, नत्रजन की स्पेशली बात कर रहा हूँ। नत्रजन उपयोग क्षमता कितनी होती है, तो लगभग 30 से 40% नाइट्रोजन का उपयोग यहाँ पर राइस कर पाता है। मतलब अगर आपने 100% फर्टिलाइजर दिया, 100% नाइट्रोजन दिया, 100% अगर नाइट्रोजन दिया आपने पेडी क्रॉप में, तो वो 30 से 40% ही ले पाएगा। मतलब 100 किलो दिया तो 30 से 40 किलो का ही उपयोग करेगा वो, बाकी सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी या नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक। ये बायो फर्टिलाइजर भी हमने यहाँ पे समझा क्या क्या होता है। अब इसमें और क्या चीज़ रह जाती है फर्टिलाइजर में, और बाकी सारी चीज़ें हम सोइल साइंस में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपका, हाँ, एक ब्राउन मैन्यूअर भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। इसमें ब्राउन मैन्यूअर भी यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ब्राउन मैन्यूअर। ब्राउन मैन्यूअर किसको बोलते हैं, हरी खाद को, ग्रीन मैन्यूअर को बोलते हैं, याद रखना, ग्रीन मैन्यूअर को ही ब्राउन मैन्यूअर बोला जाता है, हरी खाद को ही ब्राउन मैन्यूअर बोला जाता है। और इसमें जनरली क्या यूज़ करते हैं, डेचा यूज़ करते हैं राइस के लिए, डेचा, सस्बेनिया रोस्टेटा, या हाँ रोस्टेटा, सस्बेनिया रोस्टेटा, ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी लगभग कितना, 25 से 30 केजी, 30 केजी के आसपास नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी करता है, ग्रीन मैन्यूअर भी, ठीक है। तो ढेंचा आप यूज़ कर सकते हो ब्राउन मैन्यूअर के रूप में। फर्टिलाइजर के बाद हम बात करते हैं इरिगेशन की, ठीक। इरिगेशन मतलब सिंचाई की हम बात कर लेते हैं। अब कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट मतलब जल मांग कितनी है, जल मांग कितनी है, तो लगभग इसकी जो जल मांग होती है 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास इसकी जल मांग होती है। किसकी, धान की जो जल मांग है वो लगभग 150 से 200 है। क्यों है, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर तो जल इसको कहाँ चाहिए, नर्सरी में चाहिए, कहाँ चाहिए, नर्सरी में, प्लस 25 सेंटीमीटर इसको चाहिए कहाँ पर, पडलिंग में, कहाँ चाहिए इसको, पडलिंग में चाहिए, प्लस 100 से 150 के आसपास सेंटीमीटर वाटर इसको चाहिए मेन क्रॉप के लिए, मुख्य फसल के लिए, ठीक है, मुख्य फसल के लिए चाहिए, इतना पानी चाहिए। और आपको पता ही है इतना पानी चाहिए, और ठीक है, इतना पानी इसको चाहिए। क्लियर है। इरिगेशन स्टेज की बात करो तो इसमें सबसे पहले मोस्ट क्रिटिकल स्टेज की बात कर लो। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो है, क्रिटिकल जो स्टेज है, ठीक है, क्रांतिक अवस्था जो है, या फिर अति महत्वपूर्ण जो है क्रांतिक अवस्था जो है वो कौन सी है, तो वो है इसकी बूटिंग स्टेज। कौन सी है, बूटिंग स्टेज या हेड इमर्जिंग स्टेज। इसमें इरिगेशन मिलना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर। बूटिंग स्टेज जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इसकी है, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लोएस्ट वाटर यूज इफिशिएंट क्रॉप, लोएस्ट वाटर यूज इफिशिएंट क्रॉप, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब हमने इसका क्यों बोला कि लोएस्ट वाटर यूज इफिशिएंसी क्रॉप, मतलब सबसे कम पानी का जो है उपयोग क्षमता, सबसे कम पानी की उपयोग क्षमता, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें क्या होती है, सबसे कम पानी उपयोग क्षमता, पानी की उपयोग क्षमता सबसे कम होती है इसमें, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी का उपभोग करती है ये फसल। मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पर, जैसे इसका मतलब समझो 5000 लीटर पानी चाहिए 1 केजी राइस प्रोड्यूस करने में। देखो कितना, 5000 लीटर, लगभग 5000 से लेकर 55,000 लीटर पानी चाहिए 1 केजी राइस प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कितना पानी, हम यहाँ पे मान लो 100% पानी दे रहे हैं, तो ये कितना उपयोग कर रही है, ये मान लो सिर्फ कितना उपयोग कर रही है, 10% ही पानी का उपयोग कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये सबसे लोएस्ट वाटर यूज इफिशिएंसी है, मतलब इसके उपयोग करने की क्षमता, पानी को अपने काम में उपयोग करने की क्षमता इसकी सबसे कम है। इसलिए तो 5000 लीटर पानी लग रहा है 1 किलो में करने के लिए। नॉर्मली कितना लगता है, 400 से 500 लीटर पानी लगता है 1 केजी ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। नॉर्मली अगर हम गेहूं और इनकी बात करें तो इसमें लगभग 10 गुना ज़्यादा लग रहा है, 10 गुना ज़्यादा लग रहा है। मतलब अगर मान लो 100% पानी दे रहे हैं तो ये 10% ही यूज़ कर पा रही है, ठीक है। तो इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी है ना, ये सबसे कम है।
और तो वाटर कंज्यूमिंग, अगर इसका उल्टा करें तो हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग, सबसे ज़्यादा वाटर का उपभोग कर रही है, लगभग 5000 लीटर पानी दे रहे हैं इसको, लेकिन यूज़ बहुत कम कर रही है ये, ठीक है। तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी इसकी कितनी होती है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी होती है 3.7 kg पर हेक्टेयर mm, ये इसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी होती है सबसे कम। और हाईएस्ट वाटर यूज़ एफिशिएंसी किसकी होती है, हाईएस्ट वाटर यूज़ एफिशिएंसी होती है रागी की लगभग 13.4 kg पर हेक्टेयर mm, सबसे ज़्यादा रागी की होती है, किसकी, रागी की, फिंगर मिलेट की होती है। सबसे कम राइस की होती है 3.7 kg पर हेक्टेयर mm। क्लियर है, ये आप समझ गए इरिगेशन वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर इरिगेशन के बाद हमारा आ जाता है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट मतलब खरपतवार नियंत्रण, अब खरपतवार को कैसे मैनेज करना है, तो पहली गुड़ाई, फर्स्ट जुताई आप बोल सकते हो, फर्स्ट वीड मैनेजमेंट, या फर्स्ट आप गुड़ाई कर सकते हो, निंदाई कर सकते हो, क्या बोलेंगे, फर्स्ट निंदाई या वीड मैनेजमेंट। फर्स्ट वीड मैनेजमेंट आप करते हो 20 से 25 दिन में, डे आफ्टर सोइंग के 20 से 25 दिन बाद आप पहली निंदाई करो। सेकेंड निंदाई आप करोगे, निंदाई मतलब या हम वीड कंट्रोल, वीड मैनेजमेंट आप करोगे, वो करोगे लगभग 40 से 45 दिन में, डे आफ्टर सोइंग। और 20 से 25 दिन में आप जैपनीज वीडर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें जैपनीज वीडर यूज़ करते हैं राइस में वीड मैनेजमेंट के लिए, ठीक। या फिर आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हो। प्री इमरजेंस मतलब अंकुरण के पहले क्या यूज़ कर सकते हो, ब्यूटाक्लोर आप यूज़ कर सकते हो, ब्यूटाक्लोर आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, ठीक है। अंकुरण के बाद आप यूज़ कर सकते हो प्रोपालिन, ये मोस्ट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद बहुत सारे हैं, है ना, प्रोपालिन है, नेट्रोफेन भी यूज़ करते हैं इसके अंदर, और बेंथियोकार्ब भी इसके अंदर यूज़ करते हैं, पर मोस्टली जो है ब्यूटाक्लोर और प्रोपालिन ज़्यादा यूज़ यहाँ पर होता है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर एक बायो हर्बिसाइड भी यूज़ करते हैं, याद रखना, इसमें एक बायो हर्बिसाइड भी यूज़ करते हैं, बायो हर्बिसाइड, ठीक है। जैव शाकनाशी भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम क्या है, कोलेगो, क्या नाम है, कोलेगो, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है वीट को कंट्रोल करने के लिए। इतनी बात आपकी क्लियर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीट कौन कौन से हैं इसमें, वीट कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीट देखोगे तो आपका आ जाएगा इकाइनोक्लोवा, ठीक है, क्रिसगेली, इकाइनोक्लोवा क्रिसगेली और इकाइनोक्लोवा कोलेनो, इकाइनोक्लोवा कोलेनम में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक को बर्नयार्ड ग्रास, इकाइनोक्लोवा क्रिसगेली जो है इसको बोलते हैं बर्नयार्ड ग्रास, एक और इकाइनोक्लोवा कोलेनो या कोलेनम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइल्ड राइस या जंगली धान इसको बोलते हैं। नोट्स में और भी सारे वीट मिल जाएंगे, साइनाडोन डेक्टानोल भी इसके अंदर लगता है, दुबघास भी लगती है, ठीक है, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेट मैनेजमेंट के बाद में अगर बात करूँ आपको यहाँ पर हार्वेस्टिंग की, ठीक है, हार्वेस्टिंग की, कटाई की, तो कटाई के लिए क्या कंडीशन है, कटाई के लिए इसमें कंडीशन है कितना % मॉइस्चर होना चाहिए। तो याद रखना कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए जो इसमें मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, कितना % नमी होनी चाहिए तब इसको आप हार्वेस्ट करोगे। मैंने जर्नल में भी पढ़ाया है, तो लगभग 20 से 25% इसमें नमी चाहिए। हमने पढ़ा था 23%, तो 20 से 25 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। इतने % अगर नमी है तो आप कर सकते हो। फिर स्टोरेज भंडारण के लिए, भंडारण की अगर मैं बात करूं तो लगभग हमें चाहिए 12 से 14% मॉइस्चर, ठीक है, 12 से 14% मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए भंडारण के लिए, तब हम इसको आराम से भंडारित कर सकते हैं। तो बच्चा लोग कि ये हमारा हो गया यहाँ पर स्टोरेज और हार्वेस्ट। यील्ड हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा क्या क्या पार्ट बचा है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। लगभग 1 घंटा होने को आया। अब हमारा जो पार्ट बचा है उसमें पूरी प्रोसेसिंग बची है राइस की, ठीक है, पूरी राइस की प्रोसेसिंग बची है। प्रोसेसिंग के अलावा इसमें और चीज़ें बची है, आपकी पूरी वैरायटीज़ बची है, सारी वैरायटीज़ पढ़ना है हमें। लगभग हम 15-20 वैरायटीज़ पढ़ेंगे, सबको समझेंगे।
देन इसके बाद हमारा इंसेक्ट पेस्ट भी बचा है, ठीक है। इसमें हाइब्रिड राइस का थोड़ा डिटेल देखना पड़ेगा हमें, सुपर राइस देखना पड़ेगा, गोल्डन राइस हमें पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग 1 लेक्चर और बनेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन 1 घंटा 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, 2 घंटे का लेक्चर आपके लिए भी लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा जो सेकेंड पार्ट है, इसमें आपका जो है बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। अब बचेगा क्या, वेराइटीज़ पूरी बची है, प्रोसेसिंग पूरी बची है, देन एक आपका पूरा क्या बचा है, हाइब्रिड राइस और सुपर राइस और गोल्डन राइस बचा है। देन इसमें आपका और क्या रहेगा, इसमें आपका रहेगा इंसेक्ट पेस्ट और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये 3-4 चीज़ें और रहेगी, जिसमें आपका जो है राइस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कल राइस और वीट, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें राइस कंप्लीट करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में वीट कंप्लीट होगा। तो अगले 2 से 3 दिन में हम फील्ड क्रॉप को कंप्लीट करेंगे। कैसे करते हैं ये माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो मैं इसको आराम से आपका 2 से 3 दिन में अपन ऑलमोस्ट जो है 3 दिन मतलब ये मतलब 3 से ज़्यादा 4 दिन क्रॉप खत्म करेंगे। 2 दिन में आपका जो है इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 1 दिन में मेट्रोलॉजिकल कंप्लीट करें, मेट्रोलॉजी जो है 1 दिन में अपन मेट्रोलॉजी कंप्लीट करेंगे। 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 दिन हो जाएगा 2 से 3 लेक्चर में, ठीक। उसके बाद अपन फिर क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सोइल साइंस और ये नहीं पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन क्या, आपका पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग है, क्रॉप फिजियोलॉजी है, ये वाले पहले उठा लेंगे। इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन है, ये टफ पड़ता है, इजीली बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ये वाला अपन पहले पढ़ लेंगे और बाद में हम सोइल साइंस और हॉर्टिकल्चर और इन पर ले लेंगे बाकी छोटे मोटे सब्जेक्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, आपका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मुझे मिलता है यूट्यूब पर, कमेंट्स देख कर बड़ी खुशी भी होती है। और बाकी आपको जैसा जो लगता है आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।